इंटरस्टेलर जो कि साइंस फिक्शन मूवी है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। इस मूवी में साइंस की मुख्तलिफ थ्योरीज को दिखाया गया है, जैसे वर्म होल, स्पीड ऑफ टाइम, ब्लैक होल, बाइनरी कोड, ग्रेविटी, स्पेस ट्रैवल, डायमेंशंस और बहुत कुछ। एक बार इस मूवी को देखकर आम इंसान जो साइंस के बारे में इतना इल्म नहीं रखता, उसके लिए ये समझना मुश्किल है। इसलिए आज मैं इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इस मूवी की स्टोरी को सुनकर यकीनन आप इसे कभी भुला नहीं पाएंगे और हैरत में डूब जाएंगे। इस मूवी का मेन कैरेक्टर कूपर है। कूपर पहले नासा में पायलट था, लेकिन अब वो अपने घर ही होता है और अब वो किसान बन गया है, मकई उगाता है। नासा भी बंद हो चुका है, इसलिए उसे भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिसकी वजह ये है कि अब दुनिया भूख से लड़ रही है। दुनिया का माहौल ऐसा हो गया है कि अब यहाँ गंदम नहीं उग सकती और उसके साथ कुछ और फसलों का गाना भी जमीन पर पॉसिबल नहीं रहा। इसलिए अब लोग मकई उगाकर गुजारा कर रहे हैं। इसलिए अब दुनिया को साइंटिस्ट की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है। कूपर के दो बच्चे हैं, मर्व जो कि इंटेलिजेंट है और पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट भी है और साइंस में भी दिलचस्पी रखती है। उसका बेटा टॉम जो कि पढ़ाई में एवरेज है। कूपर अपने दो बच्चों और डैड के साथ रहता है। मर्व जिस कमरे में सोती है वहाँ एक लाइब्रेरी है और वो अपने फादर कूपर को कई दफा बता चुकी है कि शेल्फ से काफी दफा बुक्स खुद ब खुद गिर चुकी हैं, जो कि किसी भूत ने गिराई हैं। और मर्व को लगता है कि वो भूत उसका फादर कूपर है, लेकिन कूपर उस पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि साइंस इन चीजों को नहीं मानती। तो मर्व कहती है कि आप ही तो कहते हैं कि साइंस नाम ही उस चीज का है कि जिन चीजों को हम समझ नहीं पाते उन्हें एक्सेप्ट करें। तो कूपर कहता है कि तुम इसे गोश्त से मत जोड़ो और तुम्हारी मर्जी, पर तुम ऐसा कर सकती हो कि जो कुछ तुम्हारे रूम में हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो और उससे रिजल्ट निकालने की कोशिश करो। फिर हम देखते हैं कि कूपर अपनी फैमिली के साथ बेसबॉल का मैच देख रहा है। तो इस दौरान डस्ट स्टॉर्म आ जाता है, सायरन बजता है, तो सब लोग उठकर भागने लगते हैं। दुनिया में मिट्टी के तूफान आना अब आम सी बात है और ये किसी भी वक्त आ जाते हैं। दुनिया में अब हर जगह डस्ट का राज है, सब कुछ बहुत जल्दी गंदा हो जाया करता है। तो इस डस्ट स्टॉर्म से लोग भागकर मास्क पहन लेते हैं। कूपर वहां से सबको लेकर घर पहुंचता है तो हर तरफ धूल ही धूल थी। मर्फ के रूम में खिड़की खुली रह गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा धूल थी। मर्फ के रूम के फर्श पर धूल में कुछ लाइंस बनी हुई थी। तो मर्फ कहती है कि देखें, आज फिर भूत ने ये काम किया। तो कूपर से कहता है कि तुम टॉम के रूम में सो जाओ, मैं यहाँ रहकर ये जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। सुबह जब मर्फ आती है तो कूपर वहीं था और कहता है कि किताबें गोश्त की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं। वो एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी की लाइन के ऊपर जाकर गिरता है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर कहता है कि ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड कंप्यूटर की जुबान है जिसमें एक और जीरो का इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम अल्फाज की मदद से किसी को ईमेल या मैसेज भेजते हैं, इसी तरह बाइनरी कोड के इस्तेमाल से भी हम मैसेज भेज सकते हैं। तो कूपर क्योंकि साइंटिस्ट भी था और नासा में काम भी कर चुका था, तो वो इस मैसेज को डिकोड करता है तो उन्हें एक लोकेशन का पता चलता है। लेकिन वो जब इस जगह के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ अचानक सिक्योरिटी आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि कूपर से एक रोबोट तफ्तीश कर रहा है। इस दौरान वहाँ एक लड़की एमिली आ जाती है जो एक साइंटिस्ट है। वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उसकी बेटी मर्फ भी वहीं होती है। एमिली के फादर प्रोफेसर ब्रायन भी वहीं होते हैं। कूपर नासा में काम कर चुका होता है, इसलिए वो प्रोफेसर ब्रायन को जानता था। वो सब ये जानना चाहते थे कि आखिर कूपर को इस जगह का कैसे पता चला, क्योंकि ये खुफिया जगह थी जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। कूपर बताता है कि उसे इस जगह के बारे में जैसे पता चला वो साइंटिफिक नहीं लगता, लेकिन बहुत अजीब है। मर्फ कहती है कि हमें ग्रेविटी की मदद से उस जगह के बारे में पता चला। वहाँ एक आदमी कहता है कि हमें सीधी तरह बताओ कि इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तो कूपर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है और ये क्या जगह है। तो वो कहता है कि पहले मुझे इस बात की गारंटी दो कि मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दोगे। प्रोफेसर ब्रायन उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें हमारे काम के बारे में बिल्कुल नहीं पता। हालांकि कूपर और ब्रायन दोनों इकट्ठे नासा में काम कर चुके थे, लेकिन नासा और दुनिया के बाकी सारे ऐसे अदारे 10 साल पहले ही साइंटिफिक रिसर्च बंद कर चुके थे। लेकिन प्रोफेसर ब्रायन कहते हैं कि नासा आज भी काम कर रहा है, लेकिन दुनिया के लिए ये खत्म हो चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया भूख से लड़ी है। इस दौरान अगर उन्हें पता चला कि नासा स्पेस मिशन पर पैसा लगा रहा है तो लोग ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रोफेसर ब्रायन बताते हैं कि दुनिया खत्म होने के करीब है। दुनिया में ज्यादातर फसलें खत्म हो चुकी हैं और जो बच गई हैं वो भी खत्म होने के करीब हैं और जल्द ही खत्म हो जाएंगी। फिर जमीन के टेम्परेचर और माहौल में चेंज आएगी और जमीन पर से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। कूपर कहता है कि जमीन को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। तो ब्रायन कहता है कि अब जमीन को बचाया नहीं जा सकता, हमें इसे छोड़कर जाना ही होगा।
प्रोफेसर कूपर को बताते हैं कि स्पेस में एंड्योरेंस नाम का नासा का स्पेसशिप है। हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे हम उस तक पहुंच सकते हैं और सैटर्न सितारे के करीब 48 साल पहले खुद ब खुद एक वर्म होल खुल गया था। वो अब भी वहीं है। हम उसकी मदद से कायनात में सफर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसकी मदद से दूसरी गैलेक्सी में बहुत ही कम वक्त में जा सकते हैं। हमारी जमीन मिल्की वे गैलेक्सी में है जिसमें हमारे सूरज जैसे अरबों सितारे हैं। इसी तरह कायनात में हमारी गैलेक्सीज की तरह की अरबों गैलेक्सीज हैं और इन अरबों गैलेक्सीज के खरबों सितारों के कई खरब सितारे। यकीनन दोस्तों, हमारी कायनात हमारी सोच से भी बड़ी है और फासले भी इंतहाई ज्यादा हैं। हम वहाँ अपने इस मालूम इल्म और वसाइल से तो कभी भी नहीं जा सकते। वर्म होल के बगैर तो हमें दूसरी गैलेक्सीज में जाने के लिए हजारों साल लग जाएंगे और इंसान की इतनी उम्र है नहीं कि वहां तक जिंदा पहुंचकर मिशन कंप्लीट करे और जमीन के पास भी कुछ साल ही बचे हैं। दोस्तों, वर्म होल एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम इंतहाई कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नॉर्मल सफर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर 1000 साल लगते हैं तो वर्म होल के जरिए वही सफर हम कुछ सेकंड में कर सकते हैं। प्रोफेसर ब्रायन कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन है, पर कोई एडवांस मखलूक स्पेस में कहीं है जो हमारी मदद कर रही है। ये वर्म होल भी उसी ने खोला है। ब्रायन कहता है कि हम पहले ही 13 एस्ट्रोनॉट्स को इस वर्म होल के जरिए दूसरी गैलेक्सी में भेज चुके हैं, जहाँ इनका मिशन दूसरे सितारों को ढूंढना है जहाँ इंसानी जिंदगी मुमकिन हो सके। जब वो लोग वहाँ कोई ऐसा सितारा ढूंढ लेंगे तो अपने रोबोट की मदद से हमें सिग्नल भेज देंगे। इन 13 में से 3 एस्ट्रोनॉट्स के उन्हें सिग्नल मिले हैं, लेकिन वो बात नहीं कर सकते, इसलिए वो इन तीनों प्लैनेट्स पर मिशन भेजेंगे और देखेंगे कि किस प्लैनेट पर जिंदगी मुमकिन है। तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रायन के पास 2 प्लान हैं। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रायन ग्रेविटी पर काम कर रहे हैं। उसमें कामयाबी के बाद वो जमीन के लोगों को इस प्लैनेट पर भेज देंगे जहां जिंदगी मुमकिन है और उसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है और वो स्टेशन यही है जहां अभी वो खड़े हैं। यानी ये कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक बड़ी स्पेसशिप है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने बड़े स्पेसशिप को खला में कैसे भेजा जाए। इसके लिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। अगर कुछ देर के लिए जमीन की ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो ये स्पेसशिप हवा में तैरने लगेगा। उसके बाद इसे सिर्फ हिम्मत दिखानी होगी कि किस तरफ जाना है और इस तरह हम इंसानों को यहाँ से लेकर उड़ जाएंगे दूसरे प्लैनेट्स पर जहां इंसान नई दुनिया शुरू करेंगे। प्लान नंबर 2 कि अगर प्लान नंबर 1 कामयाब नहीं होता तो इंसान अपने साथ 5000 इंसानी डीएनए ले जाएगा और उनकी मदद से इंसानों को बनाया जाएगा और इंसानी नस्ल को बचाया जाएगा, क्योंकि ये तो तय है कि अब जमीन की जिंदगी खत्म होने वाली है और सब लोग और बाकी जमीनी जिंदगी खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर ब्रायन कूपर को कहते हैं कि इस मिशन में तुम भी शामिल हो जाओ क्योंकि तुम एक पायलट हो और हमें एक पायलट की जरूरत है। कूपर मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है और सबसे बढ़कर उसकी अपनी फैमिली की लाइफ की बात है। लेकिन इस बात से कूपर की बेटी मर्व बिल्कुल भी खुश नहीं। उसे ये कबूल नहीं कि उसके फादर ऐसे मिशन पर जाएं जहां उनकी जान को खतरा हो और वो कभी वापस ना आ सकें। वो उसे कहती है कि इसके रूम में जो कुछ हो रहा था उसने इस मैसेज को डीकोड कर लिया है जिसका मतलब है स्टे, यानी रुक जाओ मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात नजरअंदाज कर देता है। फिर वो उसे एक घड़ी देता है और कहता है कि हम दोनों के लिए ये घड़ियां मुख्तलिफ तरीके से काम करेंगी, क्योंकि कूपर स्पेस में जहां जा रहा है वहां वक्त की रफ्तार कम हो गई और जमीन पर वक्त की रफ्तार ज्यादा। तो हो सकता है जब मैं वापस आऊं तो तुम मेरी उम्र जितनी हो और मैं वैसे का वैसा ही हूँ। उसके बाद कूपर अपने क्रियो के साथ निकलता है। वो स्पेस में जाकर प्लैनेट सैटर्न के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वर्म होल नजर आ जाता है। वो वर्म होल में दाखिल हो जाता है और वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंस को फील करता है। फिर वो इससे होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं और एक ब्लैक होल को देखते हैं जो इन 3 सितारों के पास था। इस ब्लैक होल का नाम गारगेंडुआ था। 3 प्लैनेट जहां से उन्हें सिग्नल मिले थे वो इस ब्लैक होल का चक्कर इसी तरह लगाते हैं जैसे हमारी जमीन सूरज के गिर्द। अब वो देखते हैं कि इनकी स्पेसशिप की लोकेशन के करीब तरीन मिलर प्लैनेट होता है, तो कूपर उस पर जाने का फैसला करता है। लेकिन ये प्लैनेट ब्लैक होल के करीब है तो इसलिए इस प्लैनेट पर टाइम स्लो होता है, यानी इस प्लैनेट पर गुजरा 1 घंटा जमीन के 7 सालों के बराबर होगा। दोस्तों, ब्लैक होल हमारी कायनात की एक ऐसी पुरस्कार चीज है जिसमें ग्रेविटी इंतहाई ज्यादा होती है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है और इनके जितने करीब जाएं वक्त की रफ्तार कम हो जाती है। यही वजह है कि इस प्लैनेट पर गुजरा 1 घंटा जमीन पर 7 सालों के बराबर होता है। तो कूपर एमिली और दूसरे साथी के साथ प्लैनेट पर जाने की तैयारी करता है। इनका एक साथी रोमली स्पेसशिप पर रहकर ब्लैक होल को ऑब्जर्व करने का फैसला करता है। वो लोग प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि वहां पूरे प्लैनेट पर 2 से 3 फुट पानी खड़ा होता है और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर इंसान कैसे रह सकते थे? और सिग्नल का पीछा करते उन्हें इस स्पेसशिप का मलबा भी मिल जाता है जो इस प्लैनेट पर आया था और जमीन पर सिग्नल भेजा था।
एमिली इस स्पेसशिप की तरफ जाकर कोई अहम पुर्जा लेना चाहती थी जो कि मालूमात फराहम करता, तो कूपर उसे वापस आने का कहता है क्योंकि वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पानी की लहर उनकी तरफ आ रही है जो कि देखने में किसी पहाड़ की तरह नजर आ रही थी। इस प्लेनेट पर ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि वो पानी की लहरों को कई सैकड़ों फुट ऊपर तक उठा देता है। कूपर चीखता है और एमिली को जल्दी वापस आने का बोलता है, लेकिन एमिली इस शिप की तरफ जाती है और फंस जाती है। फिर बोट उसे बचाकर शिप की तरफ ले आता है, लेकिन इस दौरान उनका एक साथी बाहर पानी में बह जाता है और मारा जाता है। इनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बड़ी लहरों में बहने लगता है और वो स्टार्ट नहीं होता क्योंकि उसके इंजन में पानी भर जाता है, और वो तभी स्टार्ट होगा जब पानी निकल जाएगा। इन्हें इस प्लेनेट पर फंसे 3 घंटे गुजर जाते हैं। जब वो वापस अपने स्पेसशिप में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो साथी वो स्पेसशिप में जवान छोड़कर गए थे वो बूढ़ा हो गया है। कूपर कहता है कि हमें कितने साल हो गए, तो वो कहता है 23 साल 4 महीने और 8 दिन। वो कहता है कि तुम्हारे घर से मैसेज भी आए हैं। कूपर जाकर मैसेज देखता है तो वो अपने बेटे को देखता है जो काफी बड़ा हो चुका है। वो बताता है कि उसके दादा अब नहीं रहे और मेरी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। कूपर की बेटी मर्फ ने उसके लिए सिर्फ एक ही मैसेज भेजा था क्योंकि वो उससे नाराज थी। वो इस मैसेज को इस दिन भेजती है जिस दिन उसका बर्थडे होता है, क्योंकि कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं उस दिन वापस लौटूं जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ। आज मर्फ उस उम्र की थी जिस उम्र में कूपर प्लेनेट अर्थ से इस मिशन पर निकला था। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि मर्फ साइंटिस्ट बन चुकी है और वो प्रोफेसर ब्रायन के साथ नासा में काम करती है। अब हम कूपर के स्पेसशिप पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि कूपर की टीम इस बात का फैसला कर रही थी कि बाकी के बचे हुए 2 प्लैनेट्स पर से किस पर जाया जाए। कूपर और एमिली कहते हैं कि इन्हें मेन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो उनके स्पेसशिप के करीब है, लेकिन एमिली कहती है कि हमें एडमिंट के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का डेटा ज्यादा मुस्तनद है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो एडमिंट से प्यार करती है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचा कि वो इन दोनों प्लैनेट्स को विजिट कर सकें। इसलिए ये डिसाइड होता है कि ये लोग मैन के प्लैनेट पर जाएंगे। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। वो उसे जगाते हैं। वो उठने के बाद बताता है कि अभी हम जिस जगह हैं यहाँ एमोनिया गैस बहुत ज्यादा है, लेकिन ऊंचाई पर माहौल इंसानी बस्ती बसाने के लिए नॉर्मल है। वो देखते हैं कि मैन का रोबोट बंद पड़ा था, हालांकि उसे ऑन ही रहना चाहिए था। तो मैन कहता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए मैन इसे बंद कर दिया। इस रोबोट का काम था सही इन्फॉर्मेशन वापस जमीन तक पहुंचाना। दूसरी तरफ जमीन पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर ब्रायन अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और वो मर्फ को बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसे मुकम्मल करने के लिए उन्हें ब्लैक होल के डेटा की जरूरत थी जो ना तो उनके पास थी और ना उन्हें कहीं से मिलने की उम्मीद थी। प्रोफेसर बताते हैं प्लान 1 था ही नहीं, बल्कि हमारा प्लान यही था कि इंसानी डीएनए लेकर ऐसे प्लेनेट पर जाएं जहां का माहौल इंसानी जिंदगी के लिए मौजूद हो और वहां इंसानों की बस्ती बसाई जाए, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में जमीन पर सारे लोग मारे जाएंगे, जमीन रहने के काबिल जो नहीं रहेगी। इसलिए इंसानी नस्ल को बचाने का हमारा यही प्लान था। फिर मर्फ एमिली को मैसेज भेजती है कि प्रोफेसर ब्रायन मर चुके हैं और उसे बताती है कि मुझे तुम लोगों के प्लान का पता चल चुका है। क्या तुम्हें पता था? क्या मेरे डैड को इसका पता था? वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसके फादर अब कभी वापस नहीं आने वाले थे। इस मैसेज को कूपर भी सुन लेता है। अब वो ये फैसला करता है कि वो इस प्लेनेट से निकलकर वापस ज़मीन पर जाएगा और अपने बच्चों से मिलेगा। तो कूपर का साथी उसे कहता है कि जब तुम ज़मीन पर वापस जाओ तो ब्लैक होल से होकर जाना और रोबोट को इसमें छोड़ देना ताकि रोबोट वहाँ से डेटा कलेक्ट करे और ज़मीन पर भेज सके, जो कि प्रोफेसर ब्रायन की ग्रेविटी की इक्वेशन को मुकम्मल करने के लिए काम आएगा। फिर कूपर को पता चलता है कि मैन ने उनसे झूठ बोला था। इस प्लेनेट पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इंसान रह सकें। मैन जमीन पर गलत डेटा भेजता है ताकि वो कोई शिप यहाँ भेजे और वो यहाँ से निकलकर वापस जमीन पर जा सके। तो वो कूपर और उसके साथियों को मारने का प्लान बनाता है ताकि उसके खिलाफ सच बताने वाला कोई भी ना बचे। वो कूपर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली उसे बचा लेती है। वो उनके एक साथी को मार देता है। फिर मैन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर खला में एंड्योरेंस शिप पर जाता है ताकि वहां से वो जमीन पर वापस जा सके, लेकिन वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाता तो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो मारा जाता है। शिप को काफी नुकसान पहुंचता है। फिर कूपर आ जाता है और बड़ी महारत से अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट शिप से कनेक्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि शिप ब्लैक होल की तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन वो उसे तीसरे प्लेनेट की तरफ ले जाना चाहते थे। कूपर अब स्लिंग शॉट फिनोमेना को यूज करना चाहता था, यानी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल को इस्तेमाल करके वो शिप को तीसरे प्लेनेट की तरफ धकेलना चाहता था और वो इसमें कामयाब हो जाता है। फिर कूपर अपने रोबोट को ब्लैक होल में भेज देता है, लेकिन इससे राब्ता टूट जाता है। फिर कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी शिप से अलग कर लेता है ताकि उसका वेट कम हो सके।
अब एमिली अकेली ही तीसरे प्लेनेट की तरफ जा रही थी। कूपर जो कुर्बानी इसलिए देता है ताकि प्लेनेट ऊपर अमल करके इंसानियत को बचाया जा सके। इस दौरान कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तेजी से ब्लैक होल की तरफ खींचा चला जाता है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे इससे बाहर निकलने का कहता है तो वो उसे डिटैच हो जाता है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फिर ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल कायनात की वो ताकत है, वो चीज है जो हर चीज को, प्लैनेट, स्टार्स जो सामने आए अपने अंदर खींच कर किसी और ही दुनिया में ले जाता है। और ब्लैक होल के अंदर जैसे जैसे जाएं उसकी चौड़ाई कम होती जाती है और एक मुकाम आता है जहां वो खत्म हो जाता है। वहीं से निकलकर कूपर एक टेस्रिक में पहुंच जाता है। यहाँ रोबोट भी उसके राब्ते में वापस आ जाता है। वो उसे बताता है कि वजह नहीं मालूम और कैसे पर फिफ्थ डायमेंशंस के लोगों ने इंसानों की मदद के लिए इसको बनाया है। दोस्तों, डायमेंशंस को सादा ज़बान में बयान करें तो किसी चीज की अतराफ हैं जिनको इंसान ऑब्जर्व कर सकता है, जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। टाइम को फोर्थ डायमेंशन भी कहा जाता है, लेकिन ये चौथी हतमी नहीं है। साइंसदानों के कुछ तजर्बात की बिना पर ये इशारे मिले हैं कि हमारी कायनात में 11 डायमेंशंस हैं और हमारा दिमाग भी 11 डायमेंशन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन हमें जरा सा भी इल्म नहीं कि ये बाकी 8 डायमेंशंस क्या है, वहाँ क्या है। अगर हम इन डायमेंशंस को पा लें तो हमारी इंसानी नस्ल कितनी तरक्की कर जाएगी। बहरहाल ये अभी तक एक पहेली है और कूपर अभी फिफ्थ डायमेंशन में दिखाया गया है। ये फिल्म बनाने वालों का एक आइडिया है जो कि कमाल का है। तो हम देखते हैं कि इस टेस्ट्रिक में कूपर अपने घर को देख रहा होता है, मर्फ के कमरे की लाइब्रेरी के पीछे से और बाकी जगहों से भी, जहां ये आगे पीछे मूव करके किसी भी टाइम में जा सकता था बहुत ही आसानी से। यहाँ वो अपनी बेटी मर्फ के बचपन को देखता है, वो उसके सामने है लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकता, ना कांटेक्ट कर सकता है। तो वो किताबें गिरा कर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने बताया था कि मर्फ अपने रूम में किसी भूत का जिक्र करती है जो किताबें गिराता था। तो अब हम देख रहे हैं कि वो खुद कूपर ही था जो कि इस टेस्ट्रिक में फंस चुका था और अब अपनी बेटी मर्फ से मदद के लिए किताबें गिरा रहा था। वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है क्योंकि ग्रेविटी ही वो चीज है जो हर डायमेंशन में होती है। कूपर को मर्फ के रूम में जो बाइनरी कोड की मिट्टी की लाइन मिलती है वो भी कूपर ने ग्रेविटी की मदद से इस टेस्ट्रिक से बनाई होती है। वो मर्फ और अपने आप को वहां से मैसेज भेज रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया का मैसेज भी भेजता है जो मर्फ अपनी नोटबुक में लिख लेती है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद कूपर ये नहीं बता पाता कि वो एक टेस्ट्रिक में फंसा हुआ है और वही है जो मैसेज भेज रहा है। इसी दौरान उसे मैसेज मिलता है कि उसने ब्लैक होल का सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है, जिसकी मदद से अब वो प्रोफेसर ब्रायन की ग्रेविटी की इक्वेशन मुकम्मल कर सकते हैं। तो यहाँ कूपर समझ जाता है कि फिफ्थ डायमेंशंस के लोगों ने उसे नहीं चुना बल्कि मर्फ को दुनिया बचाने के लिए चुना है। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से मर्फ को इन्फॉर्मेशन दूँ और वो जानते हैं कि मर्फ नासा में साइंटिस्ट है, इसलिए वो मेरे जरिए उसे ये सारा डेटा पहुंचाना चाहते हैं और इस इन्फॉर्मेशन की मदद से वो ग्रेविटी के इक्वेशन को सुलझा लेगी और फिर खत्म होती दुनिया को बचा लेगी। अब मसला ये था कि वो रोबोट से ब्लैक होल का लिया हुआ डेटा बताए कैसे। तो वो देखता है कि बुक शेल्फ पर वो घड़ी रखी होती है जो उसने वहां से निकलते वक्त मर्फ को दी थी। तो वो मॉर्फ कोड को घड़ी की सुइयों पर ट्रांसफर कर देता है। ये एक खुफिया जुबान है जिसे जानने वाले इसे डी कोड करके मैसेज को समझ जाते हैं। अब माँ वापस अपनी लाइब्रेरी में आती है तो रूम में आकर उसे समझ आने लगती है कि शायद ये उसके फादर ही हैं जो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कड़ियां मिलाती है और सब समझ जाती है। उसे वो घड़ी मिलती है और उसकी सुइयां अजीब तरीके से हिल रही थीं। तो वो इस मोर्स कोड को समझ जाती है और ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। इधर वो टेस्ट्रिक गायब होने लगता है और कूपर और रोबोट को इससे बाहर फेंक दिया जाता है। तो कोई दूसरे एस्ट्रोनॉट्स इसे ढूंढ लेते हैं। उसकी आंख खुलती है तो वो एक स्पेस स्टेशन पर होता है जिसका नाम कूपर स्टेशन होता है और उन्होंने उसके ज़मीन के घर जैसा घर वहाँ भी बनाया होता है क्योंकि वो ब्लैक होल में कुछ वक्त रहा। तो अब जानते हैं कि ब्लैक होल में गुजारे कुछ मिनट बाकी दुनिया के कई सालों के बराबर होते हैं। तो यहाँ काफ़ी वक्त गुजर चुका था। ये स्टेशन कूपर के नाम पर नहीं बल्कि मर्फ कूपर के नाम पर बना होता है। उसके बाद वो अपनी बेटी से मिलता है जो 100 साल के करीब होने वाली थी। अगर वो जमीन पर होता तो इस वक्त कूपर की उम्र 125 साल होती। तो कूपर उसे कहता है कि मैं ही तुम्हारा बूत था। मर्फ कहती है कि मैं जानती हूँ और अब मर्फ उसे कहती है कि उसे अब वापस मिशन पर जाना चाहिए, मेरे पास मेरी फैमिली है। अब कूपर नए मिशन की तैयारी पर था। इधर तीसरे प्लेनेट पर हम एमिली को देखते हैं जो वहां पहुंचकर अपना हेलमेट उतार देती है, जिसका मतलब था कि इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन है और इंसान यहाँ नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं।